इंडियन क्लासेस सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। अब इसमें जो कल बात किए थे केमिस्ट्री का, उस सीरीज में आगे क्वेश्चन को बढ़ाते चलेंगे जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। उस क्वेश्चन में हम लोग देख चुके थे कुछ क्वेश्चन, और उस सीरीज को आगे थोड़ा और बढ़ाते हैं। पहला आज का क्वेश्चन होगा, अयस्क क्या है? वे, तो इसका जवाब होगा वे खनिज जिसमें धातुएं कम खर्च में तथा आसानी से प्राप्त हो जाती है, अयस्क कहलाता है। ठीक है, तो ये आगे देखेंगे। अयस्क 4 प्रकार के होते हैं। पहला ऑक्साइड अयस्क। ऑक्साइड अयस्क में हेमाटाइट देखेंगे तो हेमाटाइट का सूत्र होता है Fe2O3। सल्फाइड अयस्क, दूसरा है सल्फाइड अयस्क, इसका कॉपर ग्लास CO2S। तीसरा है कार्बोनेट अयस्क, चूना पत्थर, जिसका सूत्र होता है CaCO3। चौथा है हैलाइड अयस्क, जैसे रॉक साल्ट NaCl। अगला क्वेश्चन की बात करें तो इसमें देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, पीतल एवं तांबा के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखना चाहिए? तो आपका जवाब होगा कि दही एवं खट्टे पदार्थ में अम्ल पाया जाता है, जो पीतल एवं तांबे से अभिक्रिया कर लवण एवं H2 गैस बनाता है, जिसके कारण खाने योग्य जो खाना रहता है नहीं रह पाता है। इसीलिए पीतल एवं तांबे के बर्तनों में नींबू और खट्टे पदार्थ जो है नहीं रखना चाहिए। दही भी नहीं रख सकते हैं, खट्टे पदार्थ जो भी हैं उसमें रखेंगे तो खाना खराब हो जाएगा, इसीलिए नहीं रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लोहे को जंग लगने से किस प्रकार बचाया जाता है? तो लोहे को जंग लगने से बचाने का प्रोसेस जो है देखेंगे नीचे है। लोहे को जंग से बचाने के लिए 2 उपाय है। पहला है पेंट कर दीजिए, दूसरा है गैल्वेनाइज कर दीजिए, गैल्वेनाइजीकरण जिसे कहते हैं, या एनोडीकरण कहते हैं। ये दोनों प्रोसेस से लोहे को जंग लगने से बचाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है आपका, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है तथा इसका आणविक सूत्र लिखें? तो आपका जवाब होगा कि इसका रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट होता है। इसे संक्षेप में जो है POP कहते हैं। इसका रासायनिक सूत्र होता है CSO4 ½ H2O होता है। इसका उपयोग निम्न है। तो इसका उपयोग प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग जो होता है टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में होता है, खिड़की और दरवाज़ा के छिद्रों को बंद करने में भी किया जाता है। अगला उपयोग है मूर्ति या खिलौना बनाने में, मूर्ति होती है या खिलौना बनाने में उपयोग किया जाता है। चौथा है दीवारों को चिकना और सजाने में भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? तो संतुलित रासायनिक समीकरण में आपका जवाब होगा कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक उत्पादों में विभिन्न तत्वों की परमाणु संख्या बराबर होती है, संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो आपका जवाब होगा जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो वह अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन जब मिलता है तो ये CO2 बनाता है, तो ये संयोजन अभिक्रिया होगा। थोड़ा एग्जाम्पल में नीचे लिखा गया, इसको तीर का निशान लगा के लिख लेंगे CO2। अगला है क्वेश्चन है, अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, विरंजक चूर्ण क्या है? तो विरंजक चूर्ण का जो होता है रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। यहाँ से ये विरंजक कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को ही विरंजक चूर्ण कहते हैं। इसका रासायनिक सूत्र CaCl2 होता है, CaCl2, इसको ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा क्या है? तो आपका जवाब होगा बेकिंग सोडा का नाम सोडियम बाइकार्बोनेट या
हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, इसी को बेकिंग सोडा कहते हैं। इसका रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3 होता है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र NaHCO3 होता है। इसका उपयोग निम्न है। पहला जो होता है खाना पकाने में किया जाता है। दूसरा है शरीर की अम्लता को दूर करने में भी करते हैं। तीसरा है अग्निशामक के रूप में होता है। चौथा है शराब बनाने में होता है। अब अगला बात करेंगे धावन सोडा। जो धावन सोडा होता है वो क्या होता है, तो इसका रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट को ही धवन सोडा कहते हैं। इसका रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 10H2O होता है। Na2CO3 10H2O होता है। इसका उपयोग निम्न है। पहला जल की कठोरता को दूर करने में। दूसरा पेट्रोल को शुद्ध करने में। तीसरा कांच, साबुन और कागज उद्योग में भी किया जाता है। चौथा है घर की साफ सफाई रखने में इसका उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन की अब लोग बात करेंगे, आपके अनुसार उत्कृष्ट गैसों को अलग समूह में क्यों रखा गया है? तो जवाब होगा उत्कृष्ट गैसों की खोज मेंडलीव की आवर्त सारणी बनने के बाद हुई और ये गैसें क्रियाशील नहीं होती है, इसलिए मेंडलीव की आवर्त सारणी को छेड़छाड़ किए बिना इसे अलग समूह में रख दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी और आधुनिक आवर्त सारणी में अंतर बतावें। तो आपका जवाब होगा मेंडलीव की आवर्त सारणी और आधुनिक आवर्त सारणी में अंतर निम्न है। तो एक साइड मेंडलीव की आवर्त सारणी लिखेंगे और दूसरे साइड लिखेंगे आधुनिक आवर्त सारणी। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मेंडलीव की आवर्त सारणी में। पहला पॉइंट, यह परमाणु द्रव्यमान पर आधारित होता है। यह परमाणु संख्या पर आधारित होता है। मतलब ये मेंडलीव की आवर्त सारणी जो होती है परमाणु द्रव्यमान पर आधारित है और ये आधुनिक आवर्त सारणी जो है परमाणु संख्या यानी परमाणु क्रमांक पर आधारित है। दूसरा देखेंगे कि मेंडलीव आवर्त सारणी में इसे उप समूह तथा वर्ग में रखा गया है। इसमें उप समूह ए तथा बी को अलग अलग वर्गों में रखा गया है। तीसरा अंतर देखेंगे, इसमें 6 आवर्त तथा 8 समूह होते हैं और इसमें तीसरा देखेंगे आधुनिक में इसमें 7 आवर्त और 18 समूह होते हैं। चौथा अंतर देखेंगे, इसमें अक्रिय गैस का कोई स्थान नहीं है और इसमें जो है इसमें अक्रिय गैस को 18वें समूह में रखा गया है। इसमें बहुत सारे दोष हैं। ये मेंडलीव की आवर्त सारणी में बहुत सारे दोष हैं, लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी में सभी दोष को दूर कर दिया गया है। इसमें सभी दोष को जो है दूर कर दिया गया है। इसका पांचवा अंतर देखेंगे, ये आवर्त सारणी का लघु रूप है, छोटा रूप होता है। ये आवर्त सारणी का बड़ा रूप होता है यानी दीर्घ रूप है। अब अगला क्वेश्चन की बात करें तो हम लोग देखेंगे कि नाभिकीय संलयन क्या है। तो इसका जवाब होगा वह अभिक्रिया जिसके परिणाम स्वरूप दो हल्के नाभिक परस्पर आपस में मिलकर एक भारी तथा अस्थायी नाभिक का निर्माण करते हैं, तो उसे नाभिकीय संलयन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है नाभिकीय विखंडन क्या है। वह नाभिकीय अभिक्रिया जिसके परिणाम स्वरूप एक भारी एवं अस्थायी नाभिक विखंडित होकर अर्थात टूटकर दो हल्के अस्थायी नाभिकों में बदल जाता है, तो इसे ही नाभिकीय विखंडन कहते हैं। आज इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एग्ज़ाम में जाइए, पढ़कर एकदम मस्ती कीजिए, एंजॉय कीजिए। तब तक थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।